नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आप सभी को पता है हम अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं। जिन अविकारी शब्द यानी कि जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर और काल के आधार पर। यानी कि आप इन शब्दों को चाहे किसी भी तरह वाक्य में प्रयोग करें, किसी भी तरह के वाक्य में प्रयोग करें, ये आपको हर जगह सेम ही दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अव्यय शब्द हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह के से हम शब्दों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसी के आधार पर हमने इसके यहाँ पर भेद भी आपको बताए हैं। तो 4 भेद यहाँ पर हमने अव्यय शब्दों के, अविकारी शब्दों के अपने पिछले सेशन में बताए थे। तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपका रिवीजन हो रहा है, आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। तो बच्चे सारी चीजें आप जब भी हम रिवीजन करते हैं तो कुछ चीजें आपने पहले से अपनी कॉपी में लिखी हुई होती हैं, तो उसको जरूर आप घर से एक बार याद करके आए, पढ़ के आए, ताकि कोई भी जब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं तो आप प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हम अपने पिछले सेशन में यहाँ पर विशेषण, क्रिया विशेषण के जो हमने यहाँ पर आपके अव्यय के 5 भेद बताए थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात। तो इन 5 भेदों में सबसे पहला भेद जो था क्रिया विशेषण, इसको हम पढ़ रहे थे। तो क्रिया विशेषण, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो इसमें आते हैं, जो अव्यय शब्द इसमें आते हैं, जब भी आप हिंदी व्याकरण में किसी भी तरह का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं बहुत सारे अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया होता है। तो अव्यय शब्दों का प्रयोग जब किया गया होता है तो आपको बताना होता है कि ये कौन से टाइप का अव्यय शब्द है। तो क्रिया विशेषण है, ये आप बता सकते हैं। क्रिया विशेषण के भेदों में भी कौन सा वाला है, कौन सा भेद है, तो वो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर कहा क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के भी, यानी कि आप अव्यय के भेद पढ़ रहे हैं, उसमें पहला भेद है आपका क्रिया विशेषण, और उसके भी हमने 4 भेद यहां पर बताए: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक एवं परिमाण वाचक। तो सबसे पहला भेद हमने रीतिवाचक यहां पर पढ़ा। हमने कहा कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि या रीति का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है, कछुआ चलता है, ये आपकी क्रिया है, लेकिन आपको क्रिया विशेषण शब्द बताया कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो अब क्रिया विशेषण, तो क्रिया तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी क्रियाएं आपकी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चलता है, पढ़ता है, सोता है, खाता है। लेकिन रीतिवाचक, अब ये क्रिया होती है लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, चाहे आपके साथ किसी और क्लास के बच्चे भी अगर बैठे हैं, 7th के बच्चे भी बैठे हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी क्लास के बच्चों के लिए, अव्यय और अविकारी शब्द। देखिए, इसमें हमने कहा कि क्रिया तो होती है, क्रिया विशेषण हमने बता दिया कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। लेकिन अब यहां पर हमने क्रिया विशेषण के भेद किस तरह से बनाए, क्योंकि हमने कहा क्रिया जो है उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। क्रिया कहीं पर स्थान के आधार पर उसकी विशेषता हो सकती है, कहीं पर मात्रा के आधार पर उसकी विशेषता हो सकती है, कहीं पर उसके करने की विधि के आधार पर उसकी विशेषता हो सकती है, और कहीं पर समय के आधार पर उसकी विशेषता हो सकती है। तो जैसे हमने अभी पहला भेद रीतिवाचक, यानी कि किस तरह से हो रही है रीति, यानी कि मैंने आपको बताया था विधि, तरीका, ठीक है, क्रिया के होने की विधि। तो कछुआ चलता है, क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है,
धीरे धीरे चलता है। और मैंने यहाँ पर आपको देखिए होमवर्क भी दिया कि आप इस तरह के और भी एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, गाड़ी तेज चल रही है। गाड़ी तेज चल रही है। तो गाड़ी चल रही है क्रिया है, लेकिन कैसे चल रही है? तेज चल रही है। ठीक है। कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। कृषि के लिए काटे जा रहे हैं। कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। तो कृषि के लिए वन काटे जा रहे हैं। कृषि के लिए वन काटे जा रहे हैं, ये आपकी क्रिया है, लेकिन कैसे काटे जा रहे हैं? लगातार काटे जा रहे हैं। यहां पर क्रिया के होने की विधि को हम बता रहे हैं। तो वन जो है लगातार काटे जा रहे हैं। इसी तरह से मामा जी अचानक आ गए। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपको क्रिया की विधि को बताते हैं, क्रिया करने के तरीकों को बताते हैं। तो इसीलिए हमने इसे कहा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन अब आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अव्यय या अविकारी शब्द, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो अब आप देख सकते हैं जो धीरे धीरे शब्द है, ठीक है, जो ये धीरे धीरे शब्द है, ये आपका हर सिचुएशन में ऐसा ही रहेगा, ये बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा। अगर आप कछुए की जगह यहां पर सीता धीरे धीरे बोलती है, आप लिख देंगे सीता धीरे धीरे बोलती है, राधा धीरे धीरे चलती है, मोहन धीरे धीरे खाता है। अगर आप बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, अगर आप इस तरह भी लिखेंगे तो धीरे धीरे जो शब्द है, क्योंकि ये आपका अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, ये आपके यहां पर आए हुए किसी भी संज्ञा सर्वनाम के लिंग वचन काल से परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। तो जो धीरे धीरे शब्द है, ये क्या शब्द है? आपका अव्यय शब्द है। ठीक है। तो आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो आप इसको बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्या बोलेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ये आपका अव्यय शब्द है, अव्यय या अविकारी शब्द है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर लिखा, गाड़ी तेज चल रही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिखा हुआ है गाड़ी तेज चल रही है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहां पर जो दौड़ता है शब्द है, आप देख सकते हैं घोड़ा, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है। लेकिन तेज शब्द आप सकते, गाड़ी तेज चल रही है। ठीक है, गाड़ी तेज चल रही है, लेकिन यहाँ पे चल रही है शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। गाड़ी शब्द भी स्त्रीलिंग है, लेकिन आप देख सकते हैं तेज शब्द जो है वो हर सिचुएशन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ा पुल्लिंग है, दौड़ता है शब्द जो है वो भी पुल्लिंग है, लेकिन आप तेज शब्द को देखेंगे वो बिल्कुल एज इट इज बना हुआ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। क्यों परिवर्तन नहीं है? क्योंकि ये आपका अव्यय शब्द है, या आप कहें तो अविकारी शब्द है। ठीक है। इसी तरह लगातार, ठीक है, लगातार शब्द को आप चाहे काल के अनुसार परिवर्तित कर दे, चाहे वचन के अनुसार, अगर सेंटेंस किसी और वाक्य में अगर आप लिख दे, कहीं और पे आप प्रयोग कर दे, तो ये शब्द आपका बिल्कुल इसी सिचुएशन में बना रहेगा, इसी तरह ये बना रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो इसीलिए इन शब्दों को हमने कहा अव्यय शब्द। और कौन से अव्यय शब्द? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। यानी कि रीतिवाचक भी है, ये क्रिया की विधि को भी बता रहा है,
क्रिया विशेषण भी है और अव्ययी शब्द भी है। तो एक शब्द को आप पूरी तरह से एक ही पंक्ति में डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या ये शब्द है। तो अगर आप देखिए यहां पर कैसे प्रश्न लगाएंगे, कैसे, ठीक है, इसमें अगर आप कैसे प्रश्न लगाएंगे तो आपको उत्तर इसका मिल जाता है। जैसे जो भी आपको उत्तर के रूप में शब्द प्राप्त होगा वो क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। जैसे गाड़ी कैसे चल रही है, ठीक है, गाड़ी कैसे चल रही है, तो अगर यहां पर आप तेज चल रही है लिखेंगे तो भी वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगर आप लिखेंगे धीरे धीरे चल रही है तब भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कृषि के लिए वन कैसे काटे जा रहे हैं, किस कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, इस तरह से आप सारे जो शब्द हैं उनको आप समझ सकते हैं। और कुछ अन्य उदाहरण देखिए, रीतिवाचक के कुछ अन्य उदाहरण यहां पर मैं आपके लिए लिखूंगी। जैसे एकाएक, हमने अभी यहां पर एक शब्द प्रयोग किया कि मामा जी अचानक आ गए। ठीक है, मामा जी अचानक आ गए। तो या फिर हम कहेंगे मामा जी एकाएक आ गए। सहसा, सहसा का भी जो अर्थ होता है वो भी एकाएक ही होता है। या सहसा इसको हम लिखेंगे। और यहां पर झटपट, झटपट, उसने झटपट खाना खा लिया। तो मोहन ने झटपट खाना खा लिया, रीता ने झटपट खाना खा लिया। तो इस तरह से यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी जो शब्द है वो आपका परिवर्तित नहीं होगा, हर सिचुएशन में वो एक जैसा रहेगा। इस तरह से आप यहां देख सकते हैं ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। तो ये सारे शब्द क्या है, उदाहरण हैं किसके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। सचमुच, या फिर अगर हम कहेंगे अवश्य, या हम कहें कदापि। तो अब आप जहां पर भी इस तरह के शब्दों को अगर देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये कुछ अन्य उदाहरण हैं आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। अगला हमने बताया कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, दूसरा भेद है हमारा क्रिया विशेषण का, कालवाचक। काल का क्या अर्थ होता है, कौन बच्चा डिफाइन करेगा कालवाचक क्रिया विशेषण को। क्योंकि क्लास पहले हो चुकी है, आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस की है। कालवाचक क्रिया विशेषण, देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, काल का अर्थ होता है समय और वाचक का अर्थ होता है बताना। तो समय बताने वाला, यानी कि क्रिया के जिस आप कहेंगे जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, यानी कि समय का बोध कराता है, बोध कराता है। ठीक है, समय का बोध कराता है। तो देखिए अब यहां पर समय की बात हो रही है, इससे पहले हमने कहा था कि वहां पर क्रिया के होने की रीति पता चल रही है कि कैसे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे समय के बारे में बताया जा रहा है। हम प्रतिवर्ष आगरा घूमने जाते हैं। ठीक है, या आप अभी लिखेंगे मोहन
अभी अभी विद्यालय आया है। मोहन अभी अभी विद्यालय आया है। ठीक है, मैं परसों हरिद्वार गंगा स्नान हेतु जाऊंगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, हमने कहा कि क्रिया के होने के समय के बारे में बताया जा रहा है। तो आप देखिए, पहला जो हमने वाक्य लिखा है, या दूसरा या तीसरा, हमने कहा हम प्रतिवर्ष आगरा घूमने जाते हैं। घूमने जाते हैं क्रिया, अभी अभी विद्यालय आया है क्रिया, परसों हरिद्वार गंगा स्नान हेतु जाऊंगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर कहा हम प्रतिवर्ष, समय के बारे में बात हो रही है। प्रतिवर्ष, हम प्रतिवर्ष आगरा घूमने जाते हैं। मोहन अभी अभी विद्यालय आया है। मैं परसों हरिद्वार, परसों। ठीक है, तो हर आप वाक्य में देख रहे हैं कि यहां पर आपको क्रिया के होने के समय के बारे में बताया है कि क्रिया किस समय पर होगी, किस समय पर क्रिया संपूर्ण होगी, किस समय पर क्रिया हुई है, या किस समय पर हो रही है। तो जहां पर जिस जिस तरह के वाक्यों में आपको क्रिया के होने का समय बताया जाए, वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन क्योंकि हम कालवाचक क्रिया विशेषण को किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हम कालवाचक क्रिया विशेषण को अव्यय शब्दों के हम अव्यय शब्दों को के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये आपका होगा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। इसको आप क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। यानी कि जहां पर काल के बारे में बात हो रही है। और तो ये जो प्रतिवर्ष है, या अभी अभी है, या परसों है, ये आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। किसी भी लिंग के आधार पर ये शब्द परिवर्तित नहीं होंगे, वचन के आधार पर ये शब्द परिवर्तित नहीं होंगे, या समय के काल के आधार पर ये शब्द परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे मैं अगर कहूं हम प्रतिवर्ष आगरा घूमने जाते हैं, तो इसको मैं सेंटेंस को यहां पर से बदल दूं, तो अगर मैं यहां पर लिखूं हम परसों आगरा घूमने गए थे। ठीक है, तो परसों शब्द आपका हर वाक्य में परसों ही रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं प्रतिवर्ष शब्द को सबसे नीचे वाले सेंटेंस में जोड़ दूं, मैं प्रतिवर्ष हरिद्वार गंगा स्नान हेतु जाता हूं। ठीक है, मैं प्रतिवर्ष हरिद्वार गंगा स्नान हेतु, या अभी जैसे मैं यहां पर ये अभी अभी शब्द जो है इसको परिवर्तित कर दूं, तो यहां पर जैसे मोहन परसों विद्यालय आया था। ठीक है, या मोहन परसों विद्यालय आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, अव्यय शब्द, ये किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, ना तो समय के अनुसार, ना काल के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही वचन के आधार पर। तो इसीलिए इन्हें हमने आपका अव्यय शब्द कहा है। ठीक है, तो आप इन शब्दों में अन्य उदाहरण भी यहां पर मैं आपको बताऊंगी। आप इन शब्दों में कब का प्रयोग करके, अगर आप कब का प्रयोग करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे हम कब आगरा घूमने जाते हैं, तो हम प्रतिवर्ष आगरा घूमने जाते हैं। मोहन कब विद्यालय आया, तो मोहन अभी अभी विद्यालय आया। मैं कब हरिद्वार गंगा स्नान हेतु जाऊंगा, तो मैं
परसों हरिद्वार गंगा स्नान हेतु जाऊंगा। तो आप कब वाला जो शब्द है, प्रश्न चिन्ह है, उसका प्रयोग करके आप जो भी आपका उत्तर आता है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द होता है। देखिए, अव्यय शब्द नहीं भूलेंगे कि हम अव्यय शब्द को पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो आप उसमें लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, कुछ अन्य यहाँ पर हम अभी लिखेंगे जब, कब, तत्काल, तुरंत, पहले, क्योंकि काल की बात की है तो समय की ही बात यहां पर की जाएगी। अभी, पश्चात, नित्य, लगातार, प्रातः, दिन भर, या फिर पूर्व, और भी इस तरह के शब्द। तो ये शब्द जो है, जहां पर भी आप देखते हैं, आपको इस तरह के शब्द जहां पर भी दिखाई देते हैं, आप वहां पर बता सकते हैं। देखिए, पद परिचय हमने एक टॉपिक पढ़ा था अभी हिंदी व्याकरण में कुछ टाइम पहले ही अपने सेशन में। तो वहां पर इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि आपको केवल परिभाषा नहीं, आपको भेद भी क्लियर होने चाहिए, तभी आप पद परिचय दे पाएंगे। यानी कि अगर एक वाक्य अगर आपको लिखा गया है तो उसमें आपको हर शब्द का, संज्ञा है तो उसका पद परिचय, सर्वनाम है तो उसका पद परिचय, क्रिया है तो उसका पद परिचय, क्रिया विशेषण है तो उसका पद परिचय। तो अगर आप लोगों को ये भेद क्लियर नहीं होंगे, ये शब्द पता नहीं होंगे, तो आप नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो आपका पूरा जो वाक्य है वो गलत हो जाता है। भले ही आपको आता है लेकिन आप स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते, तो आपका जो वाक्य है वो गलत हो जाता है। इसी तरह से ये हमने कुछ शब्द यहां पर लिखवाए। अब हम अगला जो थर्ड हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसको हम पढ़ेंगे। स्थान वाचक, देखिए सेम, स्थान यानी कि आपको जगह के बारे में बताएगा, वाचक यानी कि बताने वाला। ठीक है, तो देखिए अब इसको बहुत ही आसानी से आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। तो स्थानवाचक की बात हो रही है, यानी कि ये क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताता है। जैसे इससे पहले क्रिया के होने की विधि बता रहा था, उसके बाद क्रिया के होने के स्थान को बता रहा है। तो जैसे अब हम यहां पर पूरी तरह से परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि कई बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं। तो यहां पर स्थान का बोध कराता है। ठीक है, स्थान का बोध कराता है, और क्योंकि क्रिया विशेषण है तो क्रिया के होने के स्थान का ही बोध करा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हमने कहा कि जो बच्चे सड़क पर इधर उधर घूम रहे हैं। बच्चे सड़क पर इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, एक और वाक्य हम यहां पर लिखेंगे, ऊपर चलो वहां बात करेंगे। ऊपर चलो वहां बात करेंगे। ठीक है, या इस तरह भी कह सकते हैं, चारों ओर की गंदगी को साफ करो, या चारों ओर की गंदगी को साफ करवाइए। ठीक है, तो अगर इस तरह के शब्द, इसको भी हम लिख लेते हैं, चारों ओर की को साफ
करवाइए, चारों ओर की गंदगी को साफ करवाइए। तो आप देख रहे हैं कि हमने कहा क्रिया के होने के स्थान के बारे में यहां पर बताया गया है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं तीनों वाक्यों में बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, लेकिन कहां घूम रहे हैं? इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, ऊपर चलो वहां बात करेंगे, क्रिया है, कहां बात करेंगे? ऊपर चलो। ठीक है, तो ये क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताया गया है। चारों ओर की गंदगी को साफ करवाइए, चारों ओर की गंदगी को साफ करवाइए। साफ करवाइए, किसको साफ करवाइए? चारों ओर की गंदगी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों ही वाक्यों में आपको स्थान के बारे में बताया गया है, इधर उधर, ऊपर, चारों ओर। तो क्रिया के होने के स्थान का बोध जहां पर कराया गया है उसको हमने कहा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो है ही, लेकिन एग्जैक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। सुनने में आपको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा शब्द की, अरे बाप रे इतना बड़ा हम एक शब्द कैसे याद करेंगे एक छोटी सी चीज के लिए। तो अगर आपको एक बार चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं तो आप खुद से ये शब्द बनाएंगे, क्योंकि जो स्थान का बोध करा रहा है उसको आपने कहा स्थानवाचक, जो आपको रीति का बोध करा रहा है, विधि का बोध करा रहा है आपने रीतिवाचक, जो आपको काल का बोध करा रहा है आपने कहा कालवाचक। क्योंकि ये सारे क्रिया विशेषण हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये अव्यय शब्द है तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 जो है हमारा वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, देखिए परिमाण का अर्थ है मात्रा। ठीक है, कि क्रिया जो है वो कितनी मात्रा में हुई है। हमने यहाँ पर भेद जो है वो इसी के आधार पर बनाया है कि क्रिया का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया की अधिकता और न्यूनता आदि का जो बोध कराता है। क्रिया की अधिकता और न्यूनता का बोध। अधिकता और का बोध। ठीक है, तो ये हमने यहां पर लिख लिया है परिभाषा को। इसको आप, इसके जो एग्जाम्पल है वो आप खुद से लिखेंगे और इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्रिया विशेषण से संबंधित जो भी इसके भेद है वो सारे क्लियर कर लिए हैं। आज का जो आपका होमवर्क है उसे आप जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।